कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम कक्षा 10 का मैथ्स करेंगे बच्चों। चैप्टर हमारा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस चैप्टर के हम काफी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब एक्सरसाइज 13.2 का ये आखिरी क्वेश्चन होगा जो आज हम करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मूव ऑन करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो आपकी प्रश्नावली है 13.2, ये आपकी वॉल्यूम के आधार पे बेस्ड है, वॉल्यूम पे आधारित है। तो आपको आयतन ही इसमें निकालने होते हैं ज्यादातर। बस ये होता है इसमें फर्क कि आपको दो या उससे ज्यादा आकृतियों के मिलाकर आयतन निकालने होते हैं, या फिर किसी आकृति में से किसी का आयतन घटाना होता है। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे पूरी हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का ये एक्सरसाइज 13.2 का 8वां क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? 8वां क्वेश्चन है। तो इसको ध्यान पूर्वक आप पढ़ेंगे क्वेश्चन को, और जितना आपको यहाँ पे डाटा गिवन है उसको नोट डाउन करेंगे। इसकी जो आकृति है, फिगर है, वो बनाएंगे, और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे साथ में। तो क्या है इसमें, क्या बोला गया है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई की वैल्यू यहाँ पे 3.14 दी है। तो जिस बोतल की यहाँ पे बात की जा रही है, जिस कांच के बर्तन की बात की जा रही है, ये सब ने देखा होगा बच्चों। आप सभी ने अपने केमिस्ट्री लैब में ये बर्तन देखा होगा। इसमें आपके बहुत सारे एसिड्स होते हैं, या फिर बहुत सारे यहाँ पे टेस्ट किए जाते हैं। नीचे से क्या होता है, गोला के आकार का होता है, और ऊपर बेलन की शेप की उसका गर्दन होती है। तो इसमें अपने केमिस्ट्री लैब में अगर नहीं भी देखा होगा तो आप जाइए देखिए, केमिस्ट्री लैब में ये बर्तन मौजूद होता है। ठीक है, हम यहाँ पे इसकी आकृति भी बनाएंगे ताकि आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आ सके। तो हर क्वेश्चन की हम यहाँ पे फिगर बनाते हैं, ध्यान पूर्वक देखेंगे। तो ये है कुछ इस प्रकार की आपकी ये बर्तन हो सकता है। इस प्रकार का बर्तन हो सकता है। यहाँ पे जो गिवन है वो देख लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। गर्दन की लंबाई 8 सेंटीमीटर दी है, और क्या दिया है, 2 सेंटीमीटर इसके गोलाकार भाग का व्यास है। ये कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2/1, मतलब 1 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी इसकी। और जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है, तो ये जो इसका गोलाकार भाग है, इसका व्यास कितना हो जाएगा, 8.5 सेंटीमीटर व्यास। तो इसकी त्रिज्या को भी 2 से भाग कर देंगे। यही चीजें आपको दी हुई हैं, इसी की मदद से आपको क्या निकालना है, इस बर्तन का आयतन निकालना है। क्या निकालना है, आयतन निकालना है। उस बच्चे ने भी इस बर्तन का आयतन निकाला है, और कितना निकाला, 345। अब आपको अपने तरीके से इसका आयतन निकाल के बताना है कि क्या जो इस बच्चे ने आयतन निकाला है 345 वो सही है, या फिर आपका उत्तर कुछ और आ रहा है। ये आपको यहाँ पे चेक करना है। तो जो गिवन है पहले वो लिख लेंगे हम। सबसे पहले तो इसमें जो बेलन की लंबाई है, ठीक है, वो दी हुई है, लिख लेंगे। बेलन की लंबाई, बेलन की लंबाई कितनी हो जाएगी, यानी इसको हम h से डिनोट कर सकते हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर होती है कितनी, यहाँ पे गिवन है 8 सेंटीमीटर, ये लिख देंगे। और क्या दिया हुआ है, बेलन का व्यास, बेलन का व्यास यहाँ पे दिया है, यानी डायामीटर दिया है, कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर। तो बेलन की त्रिज्या आप निकाल लेंगे, यानी r।
कितनी हो जाएगी, इसको R1 से डिनोट करेंगे, 2/2 यानी 1 सेंटीमीटर बेलन की त्रिज्या हो जाएगी। इसी तरह अब जो नीचे गोलाकार भाग है तो आप लिखेंगे, या गोले का व्यास आपको दिया है, ये कितना है 8.5 सेंटीमीटर। तो गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 से भाग कर देंगे इसको भी, यानी ये R2 आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 8.5/2 और इसको हम लिख सकते हैं 4.25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पे R1 और R2 आप लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसका आयतन कैसे निकाल सकते हैं ये मुझे बताइए आप। जो ये बर्तन है इसका आयतन कैसे निकलेगा, जो इसका आयतन है वो एक तो बेलन, ये किस किस चीज से बना है पहले तो यही पता करेंगे हम। तो एक तो बेलन है यहाँ पे और एक क्या है, गोलाकार भाग है। 2 भाग हैं इसके, एक तो बेलन के आकार का और एक गोलाकार भाग। इन दोनों के अगर आयतन को हम जोड़ देते हैं तो बर्तन का आयतन निकल सकता है। तो यही करेंगे हम कि जो कांच का बर्तन है, कांच के बर्तन, बर्तन का आयतन ये किसके बराबर होगा, गोले का आयतन गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, यही होगा। अब जो गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है क्या होता है, किसी को याद है, 4/3 पाई R क्यूब, 4/3 पाई R क्यूब प्लस जो बेलन का आयतन होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई R² H, यही होता है। अब देखिए पाई R क्यूब है, ये कौन सा है, R2 है और इसका नाम R1 है। आप देख सकते हैं कि जो गोले की त्रिज्या है उसको R2 से हमने डिनोट किया है और बेलन की त्रिज्या को R1 से, तो इसीलिए मैंने गोले के आयतन में R2 डिनोट किया है R2 से, और बेलन के आयतन में जो फॉर्मूला यूज हुआ है उसको R1 से डिनोट किया हमने। यहाँ पे अब आप सॉल्व करेंगे, जो वैल्यूज लिखनी है, जो मान लिखने हैं आपको, वो लिख के इसको हल कर देंगे। तो यहां से सिर्फ पाई कॉमन निकल रहा है बाहर, बाकी एज इट इज हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप वैल्यूज रख सकते हैं। अब तो R2 की वैल्यू कितनी है, 4.25 इसका क्यूब प्लस R1 कितना है, R1 1 है इंटू H 8 हो गया। पाई की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 4/3 इंटू 4.25 इंटू 4.25 इंटू 4.25 प्लस 8, ये हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा और सिंपल करने के लिए हम नीचे 100 लिख देंगे, नीचे पॉइंट हटा के यहाँ पे 100 लिख सकते हैं। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं तो क्या आएगा, देखिए 25 चौके 100 और ये 25 से अगर करेंगे तो 25 एकम 25 और 25 होते 175, सब कट जाएंगे। 4 और ये 17, नीचे 4 और ऊपर 17। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 17 का क्यूब करना है। 17 का क्या करना है, क्यूब करना है, 17 का घन करना है। तो 17 का वर्ग कितना होता है, किसी को पता है? 17 का वर्ग 289 होता है। कितना, 289 होता है, इंटू 17 आप कर देंगे। ठीक है, तो
इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 से 63, 6 हासिल, और 8 चौथा तो 56 और 6 62, 6 हासिल, 7 दूनी 14 और 6 20। फिर 1 से करेंगे तो सेम आ जाएगा, 289, 289 आ जाएगा, 3 का 3, 9 और 2 11, 1 हासिल, 8 और 1 9, 2 और 2 4, 4913 यहाँ पे लिख सकते हैं आप। 4913 क्या हो गया, 17 का अगर आप क्यूब करते हैं तो 4913 आ जाएगा। तो इसको आप लिख लेंगे, 3.14 है, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 4913 बटे नीचे क्या बचेगा, देखिए डिनोमिनेटर में क्या होगा, न्यूमिनेटर में तो 17 17 और 17 है, डिनोमिनेटर में 1 4 तो यहाँ पे इस 4 से कैंसिल आउट हो गया, तो 4 चौक 16 और 16 तिये 48 बचेगा। क्या बचेगा, 48। तो नीचे 48 डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, और प्लस 8 है, कितना है, 8 है। अब क्या कर सकते हैं हम, 4913 को 48 से भाग कर लीजिए आप, ठीक है, ताकि पहले ही आपका फ्रैक्शंस में आ जाए, पहले आपका डेसिमल में आ जाए। 48 से इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 से कम 48, एक बच गया, नीचे एक उतार लिया, तो 48 0 0, फिर 3 यहाँ पे उतार लेंगे हम, और 48 दूनी यहाँ पे 2 आ जाएगा, 48 दूनी कितना आ जाएगा, 98, 48 दूनी 96, 96 आ जाएगा। इसमें से अगर माइनस करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, 13 में से 6 माइनस हो गए तो 7 आ जाएगा, और यहाँ पे 10 माइनस 9 1 17। तो यहाँ पे दशमलव लगा के 0 लगा ली, और यहाँ पे 0 हम उतार सकते हैं। तो ये जो आएगा इसके बाद डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स आएंगे। तो 48 ये कितना होता है, 48 आप मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 24, 2 हासिल, और 4 3 12 और 2 14, 144 आ जाता है। इसको माइनस कर दें, माइनस करेंगे तो 10 माइनस 4 6, और 6 माइनस 4 2 आ जाते हैं, यहाँ पे कितना 26। फिर से एक 0 लगाएंगे और यहाँ पे 0 उतार लेंगे, कितना आ जाएगा, आप 48 को लगभग 50 को आप करके देख लीजिए, 5 × 5, 50 को 5 से करेंगे तो 25 250 आ जाएगा, मतलब 48 को आप 5 से कर सकते हैं, इसके आसपास ही आएगा। तो 48 को 5 से करके देखिए आप, कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा, और ये फिर 30 यहाँ पे बच जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। तो हमारा क्या है, यहां तक हमारे पास जितना आया है इसका आंसर वो लिख लेते हैं, 102.35 प्लस 8, ये आ गया डेसिमल में, दशमलव में आ गया। अब आप क्या करेंगे, 102.35 में 8 जोड़ देंगे, अगर इसमें 8 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 3.14, और ये आ जाएगा 110.35, यही आ जाएगा। इसमें आपको पता होना चाहिए कि 102 जो है 102.35, अगर इसमें हम 8 जोड़ेंगे तो इस तरह से हम 8 जोड़ेंगे। ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है बच्चों, छोटी क्लास का है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, इनको गुणा कर लेंगे और सीधा आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ऐसा नहीं है कि हर बारी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले जब आप बिल्कुल मुजबानी गुना या भाग कर पाए। तो कभी कभार आपको लिख के भी करना पड़ सकता है, थोड़ा लेंथी भी हो सकता है क्वेश्चन, पर आप उसको कर पाएंगे, ठीक है। लंबा हो सकता है क्वेश्चन, मुश्किल नहीं होगा। तो कभी कभार आपको लिख के गुना या भाग भी करनी पड़ सकती है, जैसे 3.14 है और 110.35 है, डायरेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसको लिख के आप कर लेंगे मल्टीप्लाई, लिख के गुना कर लेंगे, कितना आएगा चेक करके आप मुझे बताइए क्या आंसर होगा इसका। इनको लिख के मल्टीप्लाई करेंगे प्रॉपरली, कैसे हम गुना करते हैं, 110.35 और 3.14, ऐसे ही करते हैं मल्टीप्लाई। पहले 4 से करेंगे, 5 चौके 20, 2 हासिल, 4 तिये 12 और 2 14, 1 हासिल, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, इस तरह ही करेंगे। फिर 1 से करेंगे तो सब वही आएगा, अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा, और उसके बाद
हम कितने से कर देंगे इसको? 3 से करेंगे। 5 तिये 15, 1 हासिल। 3 तिया 9 और 1 10, 1 हासिल। 3 एकम 3 और 3 एकम 3, ये आ जाएगा। अब इनको ऐड कर देंगे सबको आप। 0, 5 और 4 9, उसके बाद 5 3 8 और 1 9, 4 के 4, 4 और 2 6, 3 और 1 4, 3 का 3। तो कितना आ गया ये? 3464990। यहां पे हम देखेंगे कि दशमलव कहां पे लगाना है। तो देखिए 2 डिजिट तो यहां पे छोड़ने हमें राइट से और 2 डिजिट इसके नाम की छोड़नी है, मतलब 4 अंक हमें दाएं तरफ से छोड़ने पड़ेंगे। तो देखिए दाएं तरफ से 4 अंक छोड़ेंगे तो 2 और 2 4। यहां पे हम डेसिमल लगा देंगे। कहां पे लगा देंगे? 346 के बाद। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर? 346.4990, ये आया है। अब देखिए अगर इसको राउंड फिगर में आप लिखेंगे, ठीक है, आपको अगर सिर्फ 2 अंकों तक लिखना है तो आपको ये पता होगा कि भाई किसी भी दशमलव वाले डिजिट को राउंड फिगर में लिखना है। तो जैसे अगर है 5.69 है मान लो, ठीक है, 5.69 है तो ये जो 9 है, ठीक है, ये 9 है, ये क्या है? ये 5 से तो बड़ा है। अगर 5 6 7 8 या 9 होता है तो क्या हो जाता है? वो प्लस हो जाता है 1 अंक, और यहाँ पे हम 5.7 लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही लिख सकते हैं। राउंड फिगर में अगर करते हैं तो ये छोटी क्लास में आप सीख चुके हैं कि भाई ये 5 यहाँ पे 6 के बाद 5 6 7 8 9 होगा तो हम इसमें एक प्लस कर देंगे और 7 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा अगर आपको 5.62 है, ठीक है, 5.62 है तो इसको 5.6 ही रहने देंगे। अगर राउंड फिगर में आप करना चाहते हैं तो इस तरह आप इनको कर सकते हैं राउंड फिगर में। तो इसमें अगर राउंड फिगर में आप लिखना है, सिर्फ 2 डिजिट तक लिखेंगे तो 346.5, ठीक है, 0.50 आप लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हो जाता है बच्चों यहाँ पे आपका आंसर। लेकिन जो उस बच्चे का आंसर आया था, एक बारी फिर से चेक करें कितना आया था। उस बच्चे का आंसर आया था 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या उस बच्चे का आंसर सही है? क्या आपको लगता है उस बच्चे का आंसर सही है? नहीं। देखिए लगभग आसपास है, लेकिन फर्क तो है आपके आंसर में और उसके आंसर में। तो आप बोल देंगे कि इसका आंसर सही नहीं है। आप एंड में लिखेंगे बच्चों, इसको मार्क्स चाहिए ना, तो आपको लिखना पड़ेगा कि 345 सेंटीमीटर क्यूब सही नहीं है। 345 सेंटीमीटर क्यूब सही नहीं है। फिर लिखेंगे सही उत्तर 346.5 सेंटीमीटर क्यूब है। ये लिखेंगे, ये आपका प्रॉपर आंसर हो गया। नोट डाउन कर लो इसको। और ये आपकी एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। ये एक्सरसाइज ऐसी है बच्चों जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले, क्योंकि इसके क्वेश्चन लेंथी होते हैं, इसलिए ज्यादा मार्क्स में आएंगे, ज्यादा अंक आपको दिलवा के जाएंगे। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये आसान बहुत होते हैं, लेंथी होते हैं और आसान होते हैं। बस फॉर्मूले लगाने हैं आपको और आंसर आपका आ जाएगा अगर आप कैलकुलेशन सही करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। आपको ये बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। एग्जाम के लिए बहुत आपके लिए यूजफुल होने वाला है। ये आपको अच्छे मार्क्स दिलवा सकता है ये चैप्टर। अब हम अगली एक्सरसाइज करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में हम अगली एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए आप जो ये आपकी 13.1 है और 13.2 है, 2 एक्सरसाइज हमने कर ली है कंप्लीट। अभी तक क्या की है? 13.1 और 13.2, ये दोनों हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हैं। तो यहाँ पे अगर कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चंस इसके सारे प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे, और कोई डाउट हो तो कल क्लास में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे आते ही सबसे पहले आप क्वेश्चन पूछेंगे अगर इनसे रिलेटेड हो, और उसके बाद हम चलेंगे अगली एक्सरसाइज पे बच्चों।
तो बच्चों आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद है आपको मजा आया होगा, इंटरेस्ट आया होगा क्वेश्चंस करने में और अच्छे से समझ में भी आया होगा क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन काफी आसान होते हैं अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसकी फिगर बनाते हैं और जो गिवन है वो लिख लेते हैं तो क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप एकदम रिलेट करके करें और आकृति बनाए पहले, फिर गिवन है वो लिखें, तो गलती होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तसल्ली से बैठ के कैलकुलेशन करें, ठीक है, आप आराम से कैलकुलेशन करें, जल्दबाजी ना करें, नहीं तो कैलकुलेशन भी कई बार गलत हो जाती है। ध्यानपूर्वक करेंगे तो ये कैलकुलेशन तो वही है जो आप छोटी क्लासेस से करते आए हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।